नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया लीगल में। मैं हूँ राजश्री आपके साथ और आज एक ऐसे विषय के साथ आपके सामने हूँ जो हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है। कल्पना कीजिए हम एक ऐसे समाज में रहें जहाँ कोई भी सूचना आप तक न पहुँचे तो कैसा होगा। कल्पना कीजिए हम एक ऐसे समाज में रहें जहाँ हमें कुछ भी देखने दिखाने पर पाबंदी हो जाए तो कैसा होगा। पिछले दिनों हमने और आपने देखा कि किस तरह से संविधान और न्यायपालिका पर सवाल उठते रहे। अब बुनियादी हकों पर भी चोट होती दिख रही है। तो बुनियादी संवैधानिक अधिकारों पर अब एक साथ प्रहार सा दिख रहा है। ये हैं अभिव्यक्ति की आज़ादी और सूचना का अधिकार। अभिव्यक्ति की आज़ादी तो सीधे तौर पर संविधान में बुनियादी हक की श्रेणी में रखा गया है, वहीं सूचना का अधिकार एक लंबी कानूनी लड़ाई के बाद हमें मिला है। आज दोनों ही खतरे में दिख रहा है, ऐसा हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। बात सबसे पहले अभिव्यक्ति की आज़ादी की करते हैं। मामला गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन से भी जुड़ा है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन में गुजरात दंगों को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कई दावे किए गए हैं, जिसको लेकर केंद्र ने इसको सोशल मीडिया और ऑनलाइन चैनलों पर बैन कर दिया। इस बैन के खिलाफ काफ़ी आवाज़ें उठी। बैन को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई, जहां अदालत ने बिना सभी पक्षों को सुने कोई अंतरिम आदेश पारित करने से मना कर दिया और केंद्र से 3 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। याचिका में दलील दी गई थी कि अनुच्छेद 19(1)A या अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन हुआ है। ये भी दलील दी गई थी कि आईटी कानून का प्रयोग गलत तरीके से हुआ है। इसका मतलब यह है कि सभी नागरिकों को अपने विचार और राय स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार है। यहाँ फैज़ अहमद फैज़ के बोल याद आ जाते हैं कि बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल के ज़बां अब तक तेरी है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहे हैं कि कब तक हमारे बोल आज़ाद रहेंगे, कब तक हमारे लब आज़ाद रहेंगे। इसी के साथ साथ एक और चिंता हमारे सामने है। बात एक और बंदिश की हो रही है और ये है सूचना का अधिकार, आरटीआई। अनुच्छेद 19 के उपधारा 1 के तहत सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में जाना जाता है। 1976 में राजनारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था और सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार माना गया। लेकिन अब ये खत्म होता सा दिख रहा है, ऐसी चिंताएं जाहिर की जा रही हैं। प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन विधेयक में एक शर्त है जो न केवल आरटीआई कार्यकर्ताओं की वर्षों की कड़ी मेहनत को खत्म करता दिख रहा है, बल्कि प्रमुख न्यायिक फैसलों पर भी पानी फिरता दिखेगा। ये न्यायिक फैसले का सियासी इस्तेमाल का भी एक विचित्र मामला है, खासतौर पर उस ऐतिहासिक पुट्टास्वामी फैसले के इस्तेमाल का जिसमें व्यक्तिगत गोपनीयता या निजता को बुनियादी हक का दर्जा दिया गया। पुट्टास्वामी फैसले में निजता की सुरक्षा के लिए कानून लाने की बात कही गई थी। अब कानून तो लाने की कोशिश है, लेकिन उससे जानकारी का अधिकार खत्म हो सकता है। कैसे ये सब कुछ हुआ है हम आगे देखेंगे। संक्षेप में कहे तो डेटा प्रोटेक्शन बिल में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार अगर सरकार को लगता है कि ये किसी व्यक्ति के निजी दायरे में आता है और मांगी गई जानकारी व्यापक सार्वजनिक हित की नहीं है, तो सार्वजनिक सूचना तक पहुंचने के अधिकार से इनकार किया जा सकता है। ये संशोधन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 उपधारा 1 से संबंधित है और निजी जानकारी के राइडर का इस्तेमाल अक्सर आरटीआई के जो निजी जानकारी के का जो अधिकार है, उसको लेने का जो अधिकार है, उसको अक्सर हम आरटीआई के तहत जानकारी नहीं देने के तर्क में दिया जाता है। अगर एक अनुमान लगाएं तो इसके अनुसार से 35% आरटीआई मामलों में इस राइडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब मामला और गंभीर हो गया है। धारा 8 की उपधारा 1 को अगर हम प्रस्तावित संशोधन के तहत देखें तो इसे और सख्त किया गया है और अब निजी जानकारी के दायरे में कोई भी जानकारी आ सकती है, चाहे वो व्यापक सार्वजनिक हित में ही क्यों न हो, उसे नहीं दिया जाएगा। फिर वो चाहे राशन डीलर को दिए जाने वाले खाद्यान्न का विवरण हो
या जाति आय प्रमाण पत्र का विवरण हो, एमएलए फंड से किए गए कार्य हों, संशोधित कानून के तहत सभी को निजी जानकारी से संबंधित बताकर नहीं देने से इनकार किया जा सकता है और नहीं देने का जो अधिकार है वो जिसे जानकारी देनी है उसके पास सुरक्षित हो सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई हमारा नेता बाहर घूमने जाता है या कोई अधिकारी घूमने जाता है और ये जानकारी आप जानना चाहें कि कहाँ गया, कितने पैसे खर्च हुए, कहाँ रुका, ये सब कुछ अब निजी जानकारी के तहत आ जाएंगे। यानी कि दशकों से लड़कर हासिल की गई सूचना के अधिकार को सरकार लगभग एक झटके में रद्द कर सकती है। वैसे पहली बार नहीं है कि सूचना का अधिकार सरकारी कूटनीति का शिकार हुआ हो। कोई भी सरकार है उसे सूचना के अधिकार से दुश्मनी जरूर रही है। 1 अगस्त 2019 में सरकार ने आरटीआई एक्ट में संशोधन लाकर सूचना आयुक्तों के वेतन और कार्यकाल तय करने की शक्ति अपने कब्जे में ले ली थी। इससे पहले सूचना आयुक्तों की दर्जा चुनाव आयुक्तों की तरह से था। सरकारी हस्तक्षेप से ऊपर आज के इंडिया लीगल में हम अभिव्यक्ति की आज़ादी और सूचना के अधिकार पर गहराई से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन हकों पर जो बंदिशें सरकार के द्वारा लगाई जाती हैं वो क्या संविधान में लगाई गई बंदिशों के अनुरूप हैं, क्या सरकार की नीति और नीयत में खोट है, क्या न्यायिक विवेचना का रास्ता अभी खुला है। तमाम सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज एक वरिष्ठ पैनल भी जुड़ेगा। और अब हम सीधे अपने पैनल से आपको जोड़ना चाहेंगे और हमारे साथ एक वरिष्ठ पैनल जुड़ रहा है। जस्टिस भंवर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व जज इलाहाबाद हाई कोर्ट के। पीके मल्होत्रा साहब पूर्व कानून सचिव रहे हैं, वो जुड़ रहे हैं। पवन दुग्गल साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, आईआईटी विशेषज्ञ भी हैं, अधिवक्ता भी हैं। और शैलेश गांधी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त भी रहे हैं। और सीधे जब सूचना की बात आती है तो एक बड़ी चिंता सी आ जाती है। शैलेश जी, मैं सीधे आपके पास आना चाहूंगी। आरटीआई हाल फिलहाल में एक ऐसा शब्द रहा है जो सामने आते ही ऐसा लगता है जैसे हमारे अंदर हम सबों के अंदर एक अप्रतिम साहस भर जाता है कि ये है, इसका मतलब हम कहीं तक पहुंच सकते हैं, कोई भी जानकारी हम ले सकते हैं और साथ ही हम इस तरह से अपने आप को एम्पावर्ड महसूस करते हैं कि जैसे हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। लेकिन जो प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन एक्ट का जो प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसा डर है कि शायद वो आरटीआई के अधिकार पर ही जो वो है उस पर प्रभाव पड़ जाएगा। किस तरह से अधिकार प्रभावित होगा, किस तरह की चिंता हम सबों के अंदर आनी चाहिए? जो मौलिक अधिकार हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स हैं, उस पर कुछ भी बाधा लगाने को संविधान से ही कोई पावर चाहिए जी। आर्टिकल 19(2) में वो पावर दिए हैं कि जिसके वजह से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दिए जा सकते हैं 19(1)(a) पे। उसमें प्राइवेसी को लागू 2 ही शब्द हैं, डिसेंसी और मोरालिटी। इसी वजह से 8(1)(j) बहुत ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया है सब कानून बनाते वक्त जी। निजी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर वो किसी पब्लिक एक्टिविटी से जुड़ी ना हो, 99% पब्लिक रिकॉर्ड्स पब्लिक एक्टिविटी के साथ जुड़े होते हैं। कोई रेयर डॉक्यूमेंट होता है जो पब्लिक एक्टिविटी के साथ न जुड़ा हो और सरकारी दफ्तरों में हो, या अगर वो प्राइवेसी को इन्वेड करे तो वो मना किया जा सकता है। मगर उसमें एक परंतु दिया है, बहुत सुंदर परंतु दिया गया है कि अगर वो सूचना पार्लियामेंट या एमएलए को नहीं दी जाएगी जी, तब वो सूचना डिनाई की जा सकती है नागरिक को। ये बहुत ही महत्व का परंतुक है जी। क्योंकि प्राइवेसी क्या है ये पुट्टस्वामी जजमेंट ने बताया नहीं है। अगर वो 550 पन्ने का पूरा जजमेंट पढ़ लें, पुट्टस्वामी जजमेंट ने बहुत सारी फिलसूफी कही है, मगर किसी अफसर को ये मालूम पड़े कि इसको प्राइवेसी कहूं, इसको ना कहूं, ये बहुत मुश्किल है। और सही मानों में कहूं तो मुझे प्राइवेसी के लिए हिंदी, गुजराती, मराठी में शब्द ही नहीं मिलता। निजता हम कहते हैं, निजता इज पर्सनल, गोपनीय इज कॉन्फिडेंशियल। प्राइवेसी का इक्विवेलेंट शब्द अब तक मैं ढूंढ रहा हूं, मगर प्राइवेसी क्या है
और उस पर बाधा डालने की, उस वजह से बाधा डालने को आर्टिकल 19(2) देखना चाहिए। अब ये सब 80 शब्दों का जो सेक्शन है उसको 7 शब्दों में कन्वर्ट कर रही है सरकार। पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, निजी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी। अगर उस कानून को जिस तरह से प्रस्तावित किया है, अगर मैं सही अर्थ निकालूं कानून के शब्दों से, तो खुद की भी पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती है। एमएलए फंड वगैरह की तो मिल ही नहीं सकती है। इनफैक्ट मैं बहुत मीटिंग्स में पूछता हूं लोगों को कि मुझे ऐसी 2-3 आरटीआई के क्वेरीज बताएं जिसको कोई पर्सन से लागू ना हो, नॉट रिलेटेड टू अ पर्सन। और पर्सनल टीपीटीपी बिल में डिफाइन किया गया है इंडिविजुअल के तौर पे, कंपनी, फर्म, स्टेट, मतलब सरकार भी पर्सन है, तो उससे जुड़ी माहिती पर्सनल हो जाएगी। तो फिर बचा क्या? बिल्कुल। ये कानून लोगों को पावर देने वाला था, एम्पावरमेंट ऑफ सिटीजन, पावरफुल लोगों को एंड सब इंस्टीट्यूशंस को, मैं ये कह रहा हूं, सरकार हो, जुडिशरी हो, इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो, उनको सबको ये पसंद नहीं है कानून, क्योंकि ये उनके पावर को चैलेंज करता है और पावर इक्वेशन फेवर में करता है साधारण नागरिक के। तो ये कानून अगर बदली किया गया, और दूसरा ये 32 में उन्होंने कहा है कि ये 81J को नाबूद करने का, और 29(2) सेक्शन में ये कहा है कि ये कानून ओवरराइड करेगा सब कानूनों को। बिल्कुल जी। तो मतलब इंफॉर्मेशन देने के पहले सरकारी अफसर को सोचना पड़ेगा कि टीपी बिल को तो मैं नहीं कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा हूं। बिल्कुल। और उसमें पेनल्टीज बहुत ये हुई हैं। जी बिल्कुल। मल्होत्रा साहब, अगर हम इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को देखें तो ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ से आरटीआई को, जो आरटीआई का अधिकार था, उसको बांधने की कोशिश की गई है। और एक और इसके पीछे अगर मंशा की हम बात करें तो आखिर क्या मंशा हो सकती है सरकार की कि और एक ऐसा अधिकार जिसकी जो आम लोगों को अपना एक हक मिलने जैसा लगता था आरटीआई, उसको एक तरह से सीज करने के लिए, उसको लिमिटेड करने की जो कोशिश चल रही है, उसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? राजश्री जी, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं, हमें इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर डेटा इकट्ठा करते हैं और उसकी सेफ्टी होनी चाहिए और वो डेटा मिसयूज ना हो। इसके लिए जब से पुट्टास्वामी का जजमेंट 2017 में 9 जजेस बेंच ने दिया है, उसमें भी कहा गया, और उसके बाद 2018 में एक और 5 जजेस बेंच ने कहा कि वी नीड ए स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन बिल। और उसके बाद में एक कमेटी बनाई गई, जस्टिस श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई, जिस कमेटी ने डेटा प्रोटेक्शन बिल के लिए रिकमेंड किया और उसके क्या क्या प्रावधान होने चाहिए, इसके बारे में सरकार को अवगत कराया गया। सरकार उसके आधार पर 2019 में एक डेटा प्रोटेक्शन बिल लेकर आई। लेकिन जब ये देखा गया कि डेटा प्रोटेक्शन बिल के जो प्रावधान हैं वो जो श्री कृष्णा कमेटी की रिपोर्ट है उसके अनुसार नहीं है, और कहीं ना कहीं ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है उसको अफेक्ट कर रहा है, तो ऐसा सोचा गया कि इसके लिए एक फाइन बैलेंसिंग की जरूरत है। क्योंकि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, एंड डिजिटल प्रोटेक्शन और द डेटा प्रोटेक्शन इज ऑल्सो ए प्रोटेक्शन फॉर द राइट टू प्राइवेसी विच इज अगेन ए फंडामेंटल राइट। So there has to be fine balancing between the right to information and right to privacy. लेकिन मैं ऐसा देख रहा हूँ कि जब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिपोर्ट दी और उसके बाद जो डिस्कशन पेपर ऑन डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल अंडर सर्कुलेशन है, प्रोबेबली उसने शायद जो 2019 का बिल लाया गया था उसके भी प्रोविजंस को डाइल्यूट कर दिया है, और उसपे बहुत सारे प्रावधान जो किए जा रहे हैं उस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। सबसे पहले मैं इस बात पर आना चाहूंगा जो आपने कहा कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट को भी इस एक्ट के द्वारा, प्रपोज एक्ट के द्वारा चेंज किया जा रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सेक्शन 81J जिसका आपने भी जिक्र किया, अगर उसमें मॉडिफिकेशन किया जाता है
डाटा प्रोटेक्शन बिल के अंदर तो मैं समझता हूं जो इस्टेब्लिश्ड पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस हैं ये उसके अगेंस्ट होगा। ये एक हेल्दी पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस नहीं है। अगर आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो उसके लिए आपको राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अमेंडमेंट लानी चाहिए, ना कि जो आप डाटा प्रोटेक्शन बिल लेके आ रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव जो है वो राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना है। तो मैं समझता हूं उन दोनों में बैलेंसिंग की जरूरत है, जो बैलेंसिंग कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा ये भी देखने में आया है कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल अभी सरकार लेकर आ रही है उसमें बहुत सारी खामियां मुझे नजर आ रही हैं, जिसमें सरकार इसके द्वारा जो है एक एक्सेसिव डेलीगेशन करने जा रही है। आपने खुद भी जिक्र किया, राइट टू इंफॉर्मेशन में भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर के सरकार ने अपने पास सारे अधिकार ले रही है, और इसमें भी अगर सरकार अपॉइंटमेंट के अधिकार सारे डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अपने पास रखेगी तो जो हम इस अथॉरिटी को एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के रूप में देखना चाह रहे हैं, कहीं ना कहीं उस इंडिपेंडेंस से जो है ये कॉम्प्रोमाइज करता है। बिल्कुल। केवल इतना ही नहीं, डाटा इफेक्ट जो हम इकट्ठा कर रहे हैं, कोलेक्ट कर रहे हैं, जो सरकारी एजेंसी करेगी वो भी सर्विस प्रोवाइडर है और जो प्राइवेट एजेंसी करेगी वो भी सर्विस प्रोवाइडर है। दोनों के बीच में भिन्नता लाना भी जो है ये शायद आर्टिकल 14 को कहीं ना कहीं वायलेट करेगा। मैं समझता हूँ इसमें बहुत बैलेंसिंग की जरूरत है, और जो 2019 का जो बिल लाया गया था, कहीं ना कहीं 2022 का जो प्रपोज्ड बिल है जो अभी डिस्कशन स्टेज में है, उसको एक बारी फिर ध्यान से देखने की जरूरत है कि ना तो हम राइट टू इंफॉर्मेशन को इसके द्वारा डाइल्यूट करें, और जो हम डाटा प्रोटेक्शन की बात कर रहे हैं, राइट टू प्राइवेसी की बात कर रहे हैं, वो भी किसी तरह से उसका बना के रखें। जी बिल्कुल। पर्सनल इंफॉर्मेशन की जहां तक आप बात कर रहे हैं, अगर उसमें कोई एम्बिग्विटी आ रही है, जैसा शैलेश जी ने भी कहा, तो उसको डिफाइन करिए कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप कौन कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। अगर आप डेफिनेशन नहीं रखेंगे और ओपन एंडेड रखेंगे तो उसमें दुविधा आ सकती है। जी बिल्कुल। जस्टिस भगवत सिंह, यहाँ जो मल्होत्रा साहब की बात है यहीं से मैं आपको जोड़ना चाहूंगी कि एक तो ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन की दुविधा है वो वाकई अभी तक स्पष्ट नहीं है। दूसरा, क्या आपको लगता है जो बार बार ये कहा जा रहा है कि सरकार ने एक कानूनी फैसले की आड़ में ही इस तरह का एक्ट लाने की कोशिश कर रही है, पुट्टास्वामी फैसले का सियासी इस्तेमाल है, ये बार बार आरोप लग रहा है। लेकिन अगर हम बात करें उस फैसले की भी, तो व्यक्तिगत गोपनीयता या निजता को जो बुनियादी हक का दर्जा दिया गया था, और पुट्टास्वामी फैसले में जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि निजता कहाँ तक कैसे बहुत डिफाइन नहीं हो पाया। अब इसके तहत अगर कानून लाया जाएगा तो क्या वाकई आरटीआई जैसे अधिकारों को खतरे में समझना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं किया जाए तो कहाँ कहाँ हम लोग ऐसा सुधार करें कि सरकार की जो ये मंशा है, जिसको अब बहुत हद तक सियासी मंशा कहा जा रहा है, उस पर एक तरह से लगाम लगाई जा सके? देखिए, इसमें मुझे कोई खतरा नजर नहीं आ रहा है, और उसका कारण ये है कि आज भी सेक्शन 81J में इस बात का प्राविधान है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन को ना लीक किया जाए। जी। केवल इतना गवर्नमेंट चाहती है कि जो आज की डेट में पब्लिक इंटरेस्ट का इंटरप्रिटेशन आरटीआई की अथॉरिटीज करती हैं, उसको थोड़ा जरूर डाइल्यूट करने की बात है। और वो ये है कि डिफरेंट ओपिनियंस हो जाती हैं। एक आरटीआई कहता है नहीं साहब, ये प्राइवेट इंफॉर्मेशन जरूर है मगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है, और दूसरे ये इंफॉर्मेशन कमिश्नर कह सकते हैं कि नहीं, ये तो वाकई पब्लिक इंटरेस्ट में बिल्कुल नहीं है, इसको आगे नहीं फॉरवर्ड करना चाहिए जी। तो ये जो एक इनकंसिस्टेंसी है, एक ही तरह की प्राइवेसी जो है डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं जी। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से उसको अगर डिलीट कर दिया जाए तो कोई हल नहीं है। बिल्कुल। और आजकल जो है सब चैनल्स तो नहीं है, मगर टीवी के ज्यादातर चैनल्स जो हैं वो बहुत ही प्राइवेसी को कतई ऑनर नहीं करते हैं, और जितने भी करीब और प्राइवेसी में जा सकते हैं उसमें जाना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं, जर्नलिस्ट जो हैं, सब नहीं हैं, मैं ये मानूंगा, वो ऐसा कैरेक्टर असोसिएशन को सोच के भी जो है ऐसी प्राइवेसी को लीक करना चाहते हैं।
जी बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से जो है अगर डाटा प्रोटेक्शन बिल में ये अमेंडमेंट किया जा रहा है तो ये राइट टू प्राइवेसी के हक में है, और यदि कोई पब्लिक इंटरेस्ट में होती है तो उसके बहुत सारे वेज एंड आउट्स हैं। बिल्कुल। उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में याचिका दायर करके कहा जा सकता है कि तब इसका ये देखा जाए कि ये वाकई प्राइवेसी पब्लिक इंटरेस्ट में है कि प्राइवेट इंफॉर्मेशन है कि नहीं है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट अपना इंटरप्रिटेशन करेगा, वो इंटरप्रिटेशन जो है बहुत बैलेंस्ड होंगे, एक जजेस के, कोर्ट के इंटरप्रिटेशन होंगे। इंफॉर्मेशन कमिश्नर सब लोग जो है लॉ बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, उनको इंटरप्रिटेशन उतने बैलेंस तरीके से नहीं करना आता है। जैसे कि जिन लोगों ने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ा है, जजेस पढ़ के आते हैं, एडवोकेट्स पढ़ के आते हैं, मेरे ख्याल में वो इंटरप्रिटेशन ज्यादा बेहतर कर सकते हैं कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में। बिल्कुल। लेकिन दुग्गल साहब, जब हम डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं तो एक बड़ा जो एक सवाल हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि निजता जरूरी है या सूचना जरूरी है। अब ये दिख रहा है कि सरकार ने सूचना से ऊपर निजता को माना है। कितना सही है ये निजता? अगर निजता की हम बात करने लगेंगे तो पता नहीं ये बात निकलेगी तो बहुत दूर तक चली जाएगी, और क्या कुछ निजी नहीं है ये साबित करना, जैसा मल्होत्रा साहब ने भी कहा, शैलेश जी ने भी कहा कि ये दायरा तय करना बहुत मुश्किल है कि क्या निजी है और क्या सार्वजनिक है। और वो भी एक अगर कोई अधिकारी दे देता है जो इस तरह से, जिस तरह से उसके ऊपर बंधन लगाए गए हैं, पेनाल्टी के जो प्रावधान रखा गया है, जाहिर सी बात है कि अब एक और संशय की ओर हम बढ़ रहे हैं और ये सारा अधिकार हम सरकार के हाथों में दे रहे हैं कि वो अगर चाहे तो हमें इंफॉर्मेशन दे, वो न चाहे तो न दे। अब इसके बाद हम कानूनी लड़ाई लड़ भी लें तो ये रास्ता बहुत लंबा है। तो जाहिर सी बात है कि जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं या वो वकील जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते हैं या फिर इस तरह के केसेज करते हैं, उन सब के लिए एक ये कुठाराघात है। क्या आप इसको ऐसे लेंगे? देखिए, जो नया डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रस्तावित तौर पर पब्लिक डोमेन में आया है, इस पर पब्लिक कमेंट सरकार ने मांगे हैं, मुख्य तौर पर बहुत जबरदस्त चुनौतियां और इश्यूज सामने प्रस्तुत करता है। ये बात आपकी सही है कि कहीं ना कहीं इस पूरे कानून में निजता को ज्यादा अव्वल दर्जा दिया गया है, लेकिन वो भी एक एब्सोल्यूट स्टेटमेंट नहीं है। अगर आप पूरा डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल देखें तो उसमें भी सरकार दो प्रकार के पर्यावरण बनाने की बातें कर रही है। एक तो वो पर्यावरण होगा जहां पर तमाम सारे लोग होंगे, कंपनियां होंगी जिन्हें पर्सनल इंफॉर्मेशन, प्राइवेसी और पर्सनल डेटा का संरक्षण करना होगा और उसको प्रोटेक्ट करना होगा। दूसरा पर्यावरण वो होगा जो सरकार का होगा, सरकारी एजेंसीज का होगा, जहां पर ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि सरकार को विशेष प्रकार की शक्तियां और पावर्स प्रदान की गई हैं इन ड्राफ्ट लॉ में, ताकि वो विभिन्न प्रकार की सरकारी एजेंसीज को एग्जेम्प्ट कर सकें इस कानून को की एप्लीकेशन को लेकर। तो लाजमी सी बात है आपका ये कहना कि केवल प्राइवेसी पर ही तवज्जो दी जा रही है, वो होलिस्टिकली चीजों पर प्रदर्शित नहीं करता। रियलिटी तो ये है कि सरकार डिटरमिन करेगी कि आपकी प्राइवेसी का जो एलिमेंट है या आलम है कहाँ तक एप्लीकेबल होगा और कौन कौन सी सरकारी संस्थाएं आपकी इस सिद्धांतों को नहीं मानने के लिए बाध्य होंगी। तो वहां तो ऑटोमेटिकली एक केविट आ जाता है। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं जस्टिस पुट्टास्वामी का जो फैसला है, उसके जो सिद्धांत है, उनका उल्लंघन सीधा सीधा नजर आने की संभावना आ जाती है। दूसरी बात, भारत का जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है उसका सीधा विरोधाभास है, डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है भारत के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के साथ। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस कानून को भी स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जा रहा है। आईटी एक्ट ऑलरेडी एक स्पेशल स्टेटस है और इन दोनों स्पेशल स्टेटस लॉज के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जो बहुत बड़ा पैदा होने वाला है वो डेटा प्राइवेसी को लेकर पैदा होने वाला है, जिसको इफेक्टिवली एड्रेस करने की जरूरत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि आपने इंटरमीडियरीज जिसको आपने विशेष तौर पर परिभाषित किया था भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में, उनके बारे में आप तो लगभग भूल ही गए जब आपने डेटा प्रोटेक्शन की बात करी, क्योंकि इंटरमीडियरीज का रोल डेटा प्रोसेसर्स, डेटा कंट्रोलर्स के संदर्भ में
बहुत ज्यादा परिभाषित नहीं किया गया। और अब आपको कितनी जानकारी मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी निर्णय सरकार ही तय करेगी। मुझे लगता है कि बहुत अर्ली डेज है, लेट्स वेट एंड वॉच की फाइनल वर्जन क्या आता है। अगर इस स्वरूप में कानून पारित हुआ तो लाजमी सी बात है चुनौतियां सामने आएंगी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी फाइल की जा सकती है और फिर अमूमन निर्भर करेगा सुप्रीम कोर्ट पर कि वो क्या निर्णय लेती है। बट आज की तारीख में बहुत जबरदस्त इश्यूज और चैलेंजेस मुझे नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। शैलेश गांधी, वैसे अगर देखा जाए तो ये कोई पहली बार नहीं है, सरकार चाहे कोई भी होती है, अगर उसको सबसे ज़्यादा सूट कोई बात करती है तो वो ये है कि वो लोगों तक इन्फॉर्मेशन न पहुंचाए, और शायद इसीलिए लंबी लड़ाई लड़ी गई और आरटीआई का हक लिया गया। अब अगर सरकारी कूटनीति की बात करें तो ये कोई पहली बार नहीं है जो कि आरटीआई एक्ट में संशोधन लाकर जिस तरह से 2019 में तमाम सूचना आयुक्तों के वेतन और उनके कार्यकाल क्या होंगे, ये सब कुछ सरकार ने अपने हक में ले लिया था, अपने हाथ में ले लिया था। अगर हमने तब जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, आप जैसे तमाम लोग हैं, क्यों नहीं इस तरह से एक जनमत बना पाए, या आज भी क्यों नहीं बना पा रहे हैं कि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे कि नहीं ये स्थिति गलत है और सरकार पर दबाव पड़े, जिससे कि निजता का सम्मान तो रहे लेकिन सूचना का अधिकार खत्म न हो। क्या कोई बाधा आती है या किसी तरह से शायद हम लोगों तक ये बात नहीं पहुंचा पा रहे हैं? क्या आपको ऐसा लग रहा है कहाँ पर वो कमी रह जा रही है जिसकी वजह से सरकार जो है अपनी कूटनीति चलकर आगे बढ़ जा रही है? आज की तारीख में हम जैसों की आवाज जनता तक पहुंचाना मुश्किल हो गया है, ये हकीकत है। मगर इसका दूसरा आर्गुमेंट मैं कहूँ, 17 साल से ये कानून है आरटीआई का, एक ऐसा इंस्टेंस नहीं कोई दिखा पा रहा है कि जिससे किसी की निजता को बहुत तकलीफ हो गई हो। कानून जैसे भी था, कानून का जो भी प्रारूप था, उस कानून के प्रारूप से किसी की निजता को, प्राइवेसी को बहुत बड़ा फटका पड़ा हो, बहुत बड़ी तकलीफ हो गई हो, ऐसा निजता कोई नहीं, कोई भी ऐसा आरटीआई का नहीं है जिसके पे ये आरटीआई से डिस्क्लोज हुआ, इसकी वजह से देश को नुकसान हो गया, समाज को नुकसान हो गया, ऐसा एक भी कहीं कोई दिखाई नहीं देता है। तो फिर ये क्यों? और मैं 3 छोटे आर्ग्यूमेंट करूंगा इसके फेवर में। एक, सरकार को रूटीनली मेरी प्राइवेसी इन्वेड करने का अधिकार नहीं हो सकता है। तो जो सूचना रूटीनली सरकार मेरी लेती है उसको प्राइवेसी का इंट्रूजन माना नहीं जा सकता है। और यही चीज आर राजगोपाल के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 1994 में सूचना के अधिकार के पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो पब्लिक रिकॉर्ड्स हैं उसके बारे में प्राइवेसी का क्लेम नहीं किया जा सकता, सिवाय कि वो डिसेंसी या मोरालिटी को हर्ट करे, जो कि आर्टिकल 19(2) में परमिटेड है। दूसरा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ है। और ये जो प्राइवेसी की बात है बहुत चर्चित है। सही मानों में सोचिए कि 5% लोगों को उसका फिक्र है, शायद उससे भी कम। इस देश के एलिट को, जो पैसे वाले हैं, उनको उस बात की फिक्र है मेरी प्राइवेसी मेरा बहुत महत्व का है। 95% लोगों को उससे कोई असर नहीं पड़ता है, बस सूचना का अधिकार उन 95% को एम्पावर करता है। ये क्लास स्ट्रगल जैसा हो गया है कि पावरफुल लोग तय कर रहे हैं, वोटिंग के लिए सिर्फ जनता मालिक है। डेमोक्रेसी इज बिकमिंग अ रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल हम खड्डे में डाल रहे हैं। और उसके बदले में डेमोक्रेसी इज बिकमिंग अ सिस्टम टू इलेक्ट रूलर्स फॉर द नेशन। हम शासकों को इलेक्ट करने के लिए जो करते हैं वो बन गया है ये लोकशाही। ये लोकशाही हो नहीं सकती। अगर लोकशाही है तो लोगों की बात करनी पड़ेगी सूचना पे। जी बिल्कुल। और जब कोई हाथ बिना क्यों ये आधार छीना जा रहा है, इसका मुझे कोई बताए कि भाई ऐसा नुकसान हो गया 17 साल में। 17 साल लंबा समय है, कोई नुकसान नहीं हुआ है तो सूचना के अधिकार को क्यों छेड़ना? जी बिल्कुल। और केवल सूचना का ही नहीं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी एक बड़ा मसला होता जा रहा है। और जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि इस बहस को जब हम शुरू करें तो 2 चीज़ें हमारे पास खड़ी है, 2 बिंदु की तरह, और दोनों को अगर जोड़े तो एक चीज़ साफ होती है कि सरकार कुछ और सोच रही है और जनता के अंदर कुछ और चल रहा है। और वो एक है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा सूचना का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं
तो जाहिर सी बात है कि तरह तरह की बातें हो रही हैं। मल्होत्रा साहब, जो हाल फिलहाल में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर हमने बहुत सारे बहसें भी की हैं, बहुत सारे मसले भी देखे हैं, लेकिन हाल फिलहाल में जो एक बार फिर से ये बात उभरी है, और वो बात उभरी है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री में भी एक तरह की सूचना दी गई, एक तरह से कुछ चीज़ें दिखाई गई, उस पर सरकार नाराज़ है और उसको जगह जगह से कहा गया कि नहीं, ये नहीं दिखाया जाए, बंद कर दिया गया। क्या आपको लगता है कि यही वो सारी बातें हैं जो हमें इस बात के ऊपर ले जाती हैं, इस बात का संदेह हमारे अंदर पैदा करती हैं कि सरकार नहीं चाहती कि हम तक कुछ खास तरह की इंफॉर्मेशन पहुंचे? किस तरह से आप लेते हैं इस तरह के बंदिशों को? देखिए, मैं इसके कानूनी पहलू जो हैं वो अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगा। जैसा कि आपने भी कहा, आर्टिकल 19 संविधान का जो हमारा मौलिक अधिकार है वो कहता है ऑल सिटीजन, नागरिक, ऑल सिटीजन शैल हैव द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। नंबर 1, ये राइट सिटीजन्स को है, जो सिटीजन्स नहीं है उनको ये राइट नहीं है। और इवन सिटीजन्स को भी ये फंडामेंटल राइट है, ये अनब्रीडेड एंड अनगाइडेड नहीं है। इस राइट के ऊपर भी सरकार रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, लेकिन वो किन किन ग्राउंड के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाएगी वो ग्राउंड भी आर्टिकल 19(2) में प्रेस्क्राइब्ड हैं, और वो हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द स्टेट, नंबर 1, देन सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, नंबर 2, नंबर 3, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट, नंबर 4, पब्लिक ऑर्डर, नंबर 5, डिसेंसी और मोरालिटी, और नंबर 6, इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डिफेमेशन और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। अगर इसमें कहीं कवर होता है तो सरकार को ये अधिकार है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी रोक लगा सकती है। लेकिन अगर इस तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का अधिकार जो सरकार को दिया गया है, अगर उसका वो दुरुपयोग करती है या गलत इस्तेमाल करती है, तो हमारे पास न्यायालय है ना, हम न्यायालय को अप्रोच कर सकते हैं कि ये सरकार ने गलत अधिकार का उपयोग किया है और इसका उपयोग नहीं होना चाहिए था। और न्यायालय, हमने देखा है कि हमारी जुडिशरी एक वाइब्रेंट जुडिशरी है, और जहां भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की बात आती है, हमारी जुडिशरी समय समय पर नागरिकों के अधिकार में फैसले पास्ट में भी देती रही है। और जो पुट्टास्वामी का जजमेंट आया उसमें भी निजता का अधिकार की जो बात कही गई और उसको फंडामेंटल राइट माना गया, कहीं वो फंडामेंटल राइट कहा नहीं गया, पहले के डिसीजंस को ओवररूल किया 9 जजेस बेंच ने, और ये कहा कि ये निजता का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट है। और एक मैं समझता हूँ जो राइट टू इंफॉर्मेशन का एक्ट है 2005 का, और जो डेटा प्रोटेक्शन बिल की बात आ रही है, उसके बीच में एक बड़ी फाइन बैलेंसिंग की आज की तारीख में जरूरत है, क्योंकि दोनों अधिकारों को हमें प्रोटेक्ट करना है। आप क्या ये चाहेंगे कि एज ए नागरिक मुझे ये तो अधिकार है कि मैं किसी पब्लिक अथॉरिटी को कहूं कि वो ट्रांसपेरेंसी से काम करे और मुझे इंफॉर्मेशन दे, लेकिन मेरी इंफॉर्मेशन जो उनके पास है वो किसी को भी दे सकती है, क्या उसके प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है? उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या हमें डिजिटल प्रोटेक्शन बिल की या डिजिटल प्रोटेक्शन राइट की एक्ट की जरूरत नहीं है? मैं समझता हूँ। लेकिन मल्होत्रा साहब, यहाँ पे मेरा बड़ा एक सीधा सा सवाल है। अभी जब आपने ये पूरी बात कही तो मेरे मन में आ रहा था कि मान लीजिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल स्थिति में ले जाती हूँ, सिचुएशन में ले जाती हूँ कि मान लीजिए कि कोई बहुत बड़ी कंपनी होती है और वो हज़ारों करोड़ रुपए अगर बैंक से उसने लोन लिया, और मैंने कोई RTI डाली कि कितना लोन इस कंपनी ने किस किस बैंक से लिया, क्या वो उस कंपनी का वो निजता का अधिकार नहीं है? और वो इस बिना पर वो मुझे इनकार कर सकती है कि वो न बताए, क्योंकि ये जो अधिकार है, ये जो जानकारी है वो उसकी निजी जानकारी हो सकती है। अगर जी मेरा ऐसा मानना है, आप जो प्रश्न उठा रही हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसीलिए मैंने जो पहले भाग में अपना जवाब दिया, मैंने उसमें यही कहा था कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या आएगा उसको परिभाषित करना बहुत आवश्यक है। जिस बात को आप जो एग्जांपल आप दे रही हैं, मैं कभी भी उसको पर्सनल इंफॉर्मेशन में लेके नहीं आऊंगा। जब आप पब्लिक का पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको आप अगर मिसयूज करते हैं, कोई फ्रॉड कमिट करते हैं, हाउ कैन सच एन इन्फॉर्मेशन कम इन दी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डोमेन? इसके लिए जो है जब आप कानून बनाते हैं तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या आएगा उसको परिभाषित करना जरूरी है, और हो सकता है कि शायद हम उसकी कोई परफेक्ट परिभाषा जो है वो ना दे पाए। अगर हम परफेक्ट परिभाषा देने के उसमें नहीं है तो हमें ये बात न्यायालय पे छोड़ देना चाहिए कि केस टू केस बेसिस पर वो देखे कि ये पर्सनल इंफॉर्मेशन के दायरे में आता है या नहीं आता। जी बिल्कुल, शायद ये रास्ता एक हो सकता है, और शायद इसी वजह से
आज जो चाहे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या फिर सूचना का अधिकार हो या फिर निजता का अधिकार हो, ये सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ मिला जुला सा है। जस्टिस भंवर सिंह, जब बात फिल्मों की बैन की भी आती है, तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात करें तो फिल्म बैन की जब बात होती है तो ट्रिपल टेस्ट की भी बात होती है, जिसमें ये कहा गया है कि फिल्म का जो ध्येय है वो कानून के दायरे में रहना चाहिए, किसी का चरित्र हनन न हो, जैसा कि अभी जैसे मल्होत्रा साहब ने बताया, पब्लिक ऑर्डर और राष्ट्रीय सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। अगर इन मानकों की हम बात करें तो जो हाल फिलहाल में जिस डॉक्यूमेंट्री पर बैन लगाया गया, क्या आपको लगता है एज अ जज कि ये डॉक्यूमेंट्री इन सब बातों का हनन कर रही थी और इसलिए ज़रूरी है इस पर बैन लगाना? मैं इसलिए भी ये जानना चाहूँगी क्योंकि ये शुरुआत है, अगर ये शुरू हुआ तो न जाने कहाँ तक हम पहुँचेंगे। इसलिए मेरे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वाकई एक डॉक्यूमेंट्री जिसमें एक स्टेट के तत्कालीन मुख्यमंत्री के, भले वो आज प्रधानमंत्री हैं, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री के लिए कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई गई हों, जो घटना घटी है, उस वक्त की रिपोर्टिंग भी एक पत्रकार के रूप में मैं भी तब रिपोर्टिंग वहाँ कर रही थी, उस वक्त की रिपोर्टिंग में भी उस दौरान हमने तमाम खबरें दिखाई थी, उससे बहुत इतर चीज़ें वहाँ नहीं दिखाई गई हैं, उसके बावजूद उस पर एक बैन लगाया जाता है और सारे OTT प्लेटफॉर्म पे उसको रोका जाता है। कहीं अगर दिखाने की बात होती है तो उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। कितना जायज़ आप मानेंगे? देखिए, जो बैन लगाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके पीछे अगर हम मंशा देखें तो सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि ये 20 साल पुरानी बातें आज जो उठ के आ रही हैं, उनको आज उजागर किया जा रहा है, तो उसके पीछे क्या नियत है? हमारे यहाँ, जैसा सभी को मालूम है, अगले साल 24 में इलेक्शंस क्यों हैं, और ये इस वक्त जो है ये डॉक्यूमेंट्री बनाना, ये निसंदेह ये साबित करता है कि इसके पीछे नियत अच्छी नहीं है, और बहुत सारी चीजें फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस से ही देखी जाती हैं। आज से पहले ये डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं आई, ये सवाल उठता है, और आज ही क्यों आई? क्या मोदी जी को इसमें टारगेट करने की मंशा है? और बिल्कुल है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। बहुत पहले 1965 में एक बुक आई थी, लेडी चैटरली लवर। उसके जो यहाँ पे एजेंट थे बॉम्बे में, उन्होंने वो किताब बेची और बावजूद बैन के बेची, और उसमें सुप्रीम कोर्ट में केस आया। सुप्रीम कोर्ट में पब्लिशर ने कहा, जो किताब का सेलर था, उसने कहा कि साहब जो है ये एक तो 292 जो डिफाइन करती है, ऑब्ससिनिटी डिफाइन करती है, वो ही वाइड है। दूसरे जो बुक है वो किसी पब्लिक इंटरेस्ट को ऑफेंड नहीं करती है, किसी मॉरल को ऑफेंड नहीं करती है। और तीसरे कहा साहब इसमें नो मेंसरिया तो है ही नहीं, कोई बुरी नियत नहीं है। क्यों बुरी नियत नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने तीनों ये दलीलें खारिज की और ये बताया कि पब्लिक मॉरल्स क्या हैं। ये पता लगता है कि ऑब्ससिनिटी एक्ट में जाती है नहीं जाती है। ठीक उसी एनोलॉजी के आधार पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्री BBC की है, और ये तो अलग बात है ही कि उसको तोड़ मरोड़ के उसके दिखाए गए हैं सीन, मगर अगर हम उसका सब्जेक्ट भी देखें तो उसकी आज की डेट में रेलेवेंस क्या है? वो मेरे विचार में जो है ये केवल मोदी जी को टारगेट करने के लिए किया गया है। मैं किसी पार्टी से कोई कनेक्शन नहीं रखता हूँ, मगर मुझे असेसमेंट का, इवैल्यूएशन का पूरा अधिकार है। तो उस नाते से मैं कह सकता हूँ कि इसके पीछे मंशा अच्छी नहीं है और इसलिए बैन लगाया है, तो वो गवर्नमेंट ने ठीक किया है। मल्होत्रा साहब ने जो है आर्टिकल 19(2) का जिक्र किया, उसमें ये है कि अगर कोई मटेरियल, कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई फिल्म भारत की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी या डिसेंसी और मॉरलिटी या इंसाइट टू क्रिएट एंड कमिट एन ऑफेंस करती है, तो उस पर बैन लगाया जा सकता है। जी बिल्कुल। अब आप ये देखिए कि इस फिल्म को दिखाने से कितनी उत्तेजना हमारी पब्लिक में आ गई। जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जगह जगह गवर्नमेंट को गालियां दी जा रही हैं, मोदी जी को जो है अब्यूज किया जा रहा है।
लेकिन जस्टिस भंवर सिंह यहाँ जी, जस्टिस भंवर सिंह, मैं एक बात और रखना चाहूंगी और ये सवाल के रूप में होगा शैलेश गांधी के लिए। आपने जो बात कही सर, उसी के संदर्भ में ये बात है। जब आप एक किताब के ऊपर बनी फिल्म का जिक्र जब आप कर रहे थे और किताब के ऊपर जब जिक्र कर रहे थे, मुझे याद है कि जो न्यायालय है वो जनता के विवेक पर भरोसा करती है, ये हम सभी जानते हैं। जब हिंदू मुस्लिम दंगों पर और बंटवारे पर गोविंद निहलानी की टीवी सीरियल बना तमस, और उसे टीवी पर नहीं दिखाने के लिए एक केस फाइल हुआ और उस पर बंदिश लगाई जा रही थी। उसमें रमेश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका आई, तब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला था उसका समर्थन किया। और उस वक्त ये अदालत ने कहा, मैं उसको कोट करना चाहूंगी, कि औसत व्यक्ति अतीत की गलतियों से सीखेगा और शायद उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा, इसलिए ये सीरियल दिखाना ज़रूरी है। यहाँ सरकार जनता के विवेक को कम करके देख रही है और सरकार की ये जो कार्रवाई है बंदिश की, वो गलत है। अब अगर पुरानी गलतियों से सीखने की बात तब सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, अब एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री आती है जो 20 साल पहले की चीज़ों पर बनी है, तो शायद हम इस बात का तर्क नहीं ले सकते कि पुरानी बात हो गई, अब उसको वापस दिखाने की क्या ज़रूरत है। किस तरह से आप इस पर कमेंट करेंगे शैलेश गांधी? मेरे हिसाब से मौलिक अधिकार जो 19(1) में दिया है वो पूरे हक से शामिल होना चाहिए। ये बात हम समझ नहीं रहे हैं। राइट टू पब्लिशिंग, राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू फ्री स्पीच, ये तीनों एक कलम में डाले हैं 19(1) के तहत। और इसके पीछे मकसद ये है कि जनता मालिक है। अगर आप एक व्यू दिखाते हैं, दूसरा व्यू दिखाने का भी अवसर है आपके पास। तो मेरे हिसाब से बैनिंग सरासर गलत है। और जो लेडी चैटर्जीज लवर का जिक्र किया जज साहब ने, वो मेरे ख्याल से अभी बैन नहीं है। गलतियां सुधारी गई हैं। अब हम वापस उसी पे जाएं तो गलत हो जाएगा। और मैं नहीं मानता हूं भारत देश या मोदी जी की प्राइम मिनिस्टरशिप इतनी वीक है कि एक डॉक्यूमेंट्री से उसको कुछ फर्क पड़े। मैं खुद गांधी जी का बहुत मानता हूं, पर गोडसे वर्सेस गांधी भी उतने ही चाव से देखता हूं, क्योंकि दूसरा व्यू पॉइंट क्या है। मैं गोडसे को जस्टिफाई नहीं करता, मगर उसका व्यू पॉइंट जानने की इच्छा होनी चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट्री गलत बता रही है तो सही बताती हुई डॉक्यूमेंट्री भी निकाली जा सकती है। द आंसर टू डिफेमेटरी आर्टिकल इज अनदर आर्टिकल शोइंग द फैक्ट्स। ये अभिव्यक्ति के अधिकार जो है मेरे हिसाब से बढ़ता रहा है लास्ट 72 ईयर्स में। इसको अभी रुंद करने की बात हो रही है और मेरे हिसाब से मीडिया एंड सिटीजन्स को उसको अपोज करना चाहिए। ये सवाल एक डॉक्यूमेंट्री का नहीं है, ये सवाल प्राइवेट इंफॉर्मेशन का नहीं है। ये सवाल है मौलिक अधिकारों का, ये सवाल है जनता को, देश के नागरिकों को अधिकार देने का, उनका पावर उनके हाथ में देने का, जो कि लोकशाही का मतलब है। बिल्कुल। पवन दुग्गल साहब, जब ये इस फिल्म के बैन को चुनौती दी गई है, उसमें ये कहा गया है कि आईटी कानून के तहत ये गलत है, यानी कि आईटी अधिनियम के नियम 16 के तहत आपातकालीन शक्तियों का प्रयोग करने की आवश्यकता को जो स्पष्ट करने के लिए सरकार ने आधिकारिक रूप से सार्वजनिक डोमेन में कोई दस्तावेज, आदेश या कोई जानकारी नहीं रखी है। क्या वाकई सरकार अपने ही नियमों का उल्लंघन कर रही है इस मामले में? देखिए, जो आईटी अधिनियमों की बात करते हैं 2021 की और जिनका संशोधन 2022 में हुआ है, उसमें इतने विशाल प्रकार के पैरामीटर परिभाषित किए जा चुके हैं कि उसको किसी डायरेक्शन में भी इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो सरकार का कहना है कि साहब इमरजेंसी पावर्स हैं और भारत की प्रभुता, अखंडता और सुरक्षा खतरे में है और इसलिए हम इन इमरजेंसी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इसको बैन कर रहे हैं। उसका भी एक औचित्य, उसका कोई लॉजिक नजर आता है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप देखें तो क्योंकि ये इतने ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, ये परिभाषित करना बड़ा मुश्किल है कि क्या ये एक्चुअली वास्तविक तौर पर
भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है, वो प्रकार की जानकारी जो ऑलरेडी छोटे छोटे हिस्सों में कहीं ना कहीं पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो जब ये याचिकाएं अब उच्चतम न्यायालय के सामने आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये याचिकाएं ये भी प्रेयर कर रही हैं कि साहब अब आपको कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस भी लाने चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर सरकार अपनी मनमानी मर्जी करेगी और एक आर्बिट्ररी यूज करेगी इन इमरजेंसी पावर्स का, तो न केवल लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा, साथ ही साथ लोगों का जो मौलिक अधिकार है सूचना लेने का, उस पर भी कहीं ना कहीं बंदिश या हनन होने की संभावना हो सकती है। तो मामला चूंकि विचाराधीन है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा कि उच्चतम न्यायालय क्या बोलता है। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल रूल्स बहुत एम्बिगुअस हैं, बहुत वेग हैं, उसको आप किसी दिशा में इंटरप्रेट कर सकते हैं। आवश्यकता है कि अप्रोप्रिएट चेक्स एंड बैलेंसेस हों, सरकार की इमरजेंसी पावर्स का रिस्पेक्ट करना जरूरी है, लेकिन कोई ना कोई आपको लिमिट्स ड्रॉ जरूर करने हैं कि साहब इन लिमिटेड कंडीशंस में ही आप इस तरह के विशाल पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए कर सकते हैं। लेकिन एक बुनियादी सवाल जो मुझे सामने नजर आता है वो ये है कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, जब जब इतिहास गवाह है इस बात का कि जब जब आपने कोई भी जानकारी को बैन किया है, तब तब उस जानकारी के प्रति इंटरनेट का ट्रैफिक बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली जो बैनिंग होती है वो बैंड कंटेंट या बैंड जो टारगेट होता है उसके इश्तेहार, उसकी एडवर्टाइजमेंट के तौर पर बन जाती है। तो अगर लोग जो पहले ना भी देखते थे डॉक्यूमेंट्री, वो जानबूझ के जाके देखना चाहते हैं कि साहब क्या ऐसी खास बात है कि बैन किया जा रहा है। तो आज इंटरनेट के संदर्भ में यहाँ पर एक हम लोग ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, बैनिंग जो है एक इनइफेक्टिव रेमेडी है। इसके एक और नए सकारात्मक दृष्टिकोण से आपको इस तरह की जो चुनौतियां हैं उसको डील करने के लिए नए माइंडसेट्स, नई मानसिकता को जन्म देना होगा। बिल्कुल। मल्होत्रा साहब, जैसे कि पवन दुग्गल साहब ने भी कहा और जस्टिस भंवर सिंह ने भी इस बात को बड़ा स्पष्टता से रखा कि अभिव्यक्ति के, इसमें कोई शक नहीं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी और सूचना का अधिकार दोनों ही बुनियादी हक हैं और हमें दोनों ही बचाने की ज़रूरत भी, और दोनों में सार्वजनिक हित के राइडर को जोड़ा गया है। लेकिन जहां फिल्म बैन का मामला आता है उसमें पब्लिक ऑर्डर को अभिव्यक्ति की आज़ादी से ऊपर सरकार रख देती है, और वहीं अगर डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की हम बात करें तो सार्वजनिक हित को पूरी तरह से नज़रअंदाज करके और निजता के हक को प्रमुखता दिया जाता है। तो एक तरह से ऐसा लग रहा है, कुल मिलाकर हम देखें कि सरकार अपने ढंग से कानूनों की व्याख्या कर रही है। अगर हम ये सोचें कि नहीं ठीक है, जैसा हो रहा है होने देते हैं, और जब आएगी बात तो हम अदालत में जाएंगे और फिर अदालत से ही व्याख्या इसकी लेकर आएंगे, लेकिन कब तक? ये आम लोगों की पहुंच से बाहर हम कर रहे हैं इन दोनों ही अधिकारों को। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? और अगर ऐसा लगता है तो रास्ता क्या हो, किस तरह से हम इसमें इस तरह का संतुलन बना पाएं कि सरकार इस बात के लिए मजबूर हो कि जो हमारे मुख्य अधिकार हैं उनसे छेड़छाड़ वो न कर पाए? मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि सरकारें समय समय पर कानून की व्याख्या उसी हिसाब से करते हैं जो उनको सूट करता है। वो इसका पॉलिटिकल एंगल भी हो सकता है, मतलब राजनीतिक एंगल भी हो सकता है, उसका सामाजिक एंगल भी हो सकता है, उसका इकोनॉमिक एंगल भी हो सकता है। और इसीलिए आप देखिए बहुत सारे कानून जब परिभाषित किए जाते हैं तो उसकी परिभाषा एक कोई वाटर टाइट कंपार्टमेंट में या स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के साथ नहीं की जाती है, क्योंकि जैसा हमारे संविधान के बारे में हम अक्सर कहते हैं कि हमारा संविधान जो है वो एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। उसकी परिभाषा जो है शब्द सेम रहते हैं, लेकिन परिभाषा समय समय पर सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल आधार को लेकर बदलती रहती है। इसी तरह हमारे बहुत सारे कानून भी हैं जिनका जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो उस कानून को इंटरप्रिटेशन जो है वो इस हिसाब से करना चाहिए कि वो संवैधानिक धारा के अंदर जो पैरामीटर ले डाउन किए गए हैं उसको वायलेट ना करे। और इसीलिए हम इसको कभी स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के अंदर जो कानून ड्राफ्ट किए जाते हैं वो नहीं किए जाते। लेकिन आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जब हमें बैलेंसिंग करना है राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी के बीच, जो कि एक बहुत ही डेलिकेट बैलेंस है, तो प्राइवेट इंफॉर्मेशन या पब्लिक इंफॉर्मेशन क्या होगी उसको डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लेकिन ये कह देना कि हम उसको आज बिल्कुल ठीक प्रकार से प्रभाषित कर पाएंगे ये शायद मुश्किल होगा, लेकिन उसके इलस्ट्रेशंस कुछ दिए जा सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिए जा सकते हैं, ताकि जनता को भी क्लैरिटी रहे कि कौन कौन सी चीजें पब्लिक इंफॉर्मेशन में आती हैं, कौन कौन सी चीजें प्राइवेट इंफॉर्मेशन में आती हैं, ताकि जब कानून के लिए उसकी व्याख्या के लिए वो सुप्रीम कोर्ट के सामने या दूसरी अदालतों के सामने चाहे तो अदालतों के सामने भी एक मार्गदर्शन रहे
कि अगर ये 4 चीजें आती है तो 5वीं या 6ठी चीज जो हमारे सामने लाई जा रही है वो भी पब्लिक डोमेन में फाइल करेगी या प्राइवेट डोमेन में फॉल करेगी। मैं समझता हूं इसके लिए जो अभी इन्होंने डेटा प्रोटेक्शन बिल, जिसका एक मसौदा जो है वो जनता के बीच में है और अभी डिस्कशन चल रहा है, उसमें और क्लैरिटी लाने की जरूरत है। उसको तभी इंट्रोड्यूस किया जाए अगर जिस हिसाब से वेग तरीके से उसको फॉर्मुलेट किया गया है, अगर उसी फॉर्मूले के हिसाब से जनता के सामने लाया जाएगा तो डेफिनेटली इस तरह का कानून कोर्ट में चैलेंज होगा और उसकी संभावना है कि कोर्ट इंटरवेंशन के साथ बहुत सारे प्रावधानों को पार्लियामेंट को फिर से एग्जामिन करना पड़ेगा। बिल्कुल। जस्टिस भंवर सिंह, जब बात हम सरकार की करते हैं तो अदालत की याद खुद ब खुद आ जाती है और आजकल तो कुछ ज्यादा ही सामने आ रही है, अदालत भी और सरकार भी आपस में भी एक दूसरे के आमने सामने। लेकिन जब हम सुप्रीम कोर्ट के जब 73वें स्थापना दिवस की याद मुझे आ गई कि जब CJ चंद्रचूड़ ने साफ तौर पर कहा कि बुनियादी हकों की रक्षा में न्यायपालिका की अहम भूमिका है, और आज हम जब बुनियादी हकों को लेकर एक साफ परिभाषा नहीं देख पा रहे हैं, कम से कम सरकार की तरफ से वो लाइन आगे पीछे की जा रही है, तो किस तरह से न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है, किस तरह से आम लोगों के हकों की सुरक्षा वो करे एक संविधान के प्रहरी के तौर पर? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है हमारे आज के उसमें, और मैं बाकी श्रोता, बाकी जो हमारे स्पीकर्स हैं उनसे ये सहमति जाहिर करूंगा कि अभिव्यक्ति का जो हमारा अधिकार है वो मूलभूत अधिकार है। उसके हनन की मैं कभी बात ना सोच सकता, ना कह सकता जी। और उसका विरोध करूंगा कि उसका हनन कभी नहीं होना चाहिए। मगर हमारे आज के एटमॉस्फेयर में, हमारे समाज में कितना ये अधिकार, कितनी हद तक अभिव्यक्ति का अधिकार इस्तेमाल हो, ये सोचने की बात है। हमारी कंट्री साइड की जनता आज भी पूरी तरह शिक्षित नहीं है। उसमें आज भी कम से कम नहीं तो 30% लोग बिना पढ़े लिखे हैं। वो क्या सोचेंगे डॉक्यूमेंट्री से, हमें ये सोचना की बात है। अगले साल इलेक्शन है जी। कम्युनलिज्म बुरी तरह से आज की डेट में, कम्युनलिज्म का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत खराब है। उस सूरत में यदि हमें डॉक्यूमेंट्री ये दिखाई जाएगी तो मेरे ख्याल से उसमें पब्लिक का जो होल का एक नुकसान होगा, और उससे जो न्यायपालिका की आस्था है या गवर्नमेंट में आस्था है उसमें डेंट लगेगा जी। तो न्यायपालिका का रोल जहां तक है, वैसे तो 6 फरवरी को लगाई हुआ है ये डॉक्यूमेंट्री बैन का मसला, तब पता लगेगा। मगर ये जरूर है कि एक न्यायपालिका के पास ही ऐसी शक्ति है। एक हमें मत भिन्नता हो सकती है कि जिसको हम राइट टू स्पीच बोलते हैं, दूसरे लोग उसको कहेंगे नहीं ये राइट टू स्पीच नहीं है, या ये सेक्शन, ये आर्टिकल 19(2) के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस हैं, उनके अंडर आता है, इसलिए इस अधिकार को जो है रोकना चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन हम लोग आपस में कर सकते हैं, एज ए लेमैन कर सकते हैं, एज ए जर्नलिस्ट कर सकते हैं, अखबार में कर सकते हैं, टीवी में कर सकते हैं, मगर ट्रू इंटरप्रिटेशन तो सुप्रीम कोर्ट ही देता है। और मैंने पहले भी इसी चैनल पे कहा है कि जॉन मार्शल आज से 200 साल पहले अमेरिका के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कानून क्या है, जो जज इंटरप्रेट करता है वही कानून है, वही कॉन्स्टिट्यूशन है। बिल्कुल। तो मैं आज भी इस बात का पक्षधर हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की जो भूमिका है वो बहुत अहम है, आज के टाइम में बहुत अहम है। और सुप्रीम कोर्ट जो है, जैसे दूध का दूध और पानी का पानी अपने इंटरप्रिटेशन से कर सकती है, मगर हमें एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस जो हैं वो हमारे बीच से ही गए हैं, और उनकी भी जो है अपनी अपनी धारणाएं हैं, उनकी अपना अपना इंटरप्रिटेशन है, अपना अपना सोच है। इसीलिए देखिए सबरीमाला केस में जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ, और बहुत सारे केस हैं जो नेशनल जुडिशियल कमीशन अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट बना था, उसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। एक जज कहता है कि नहीं एक्ट बहुत अच्छा था, 4 जजेस कहते हैं नहीं एक्ट बिल्कुल खराब था। तो ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी हमारी ऐसी ही इंडिविजुअलिज्म
की डिफरेंस है, जैसे मुझ में या बाकी स्पीकर्स में है। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट की अहम भूमिका है जी। और मेरे ख्याल से जो है सुप्रीम कोर्ट में ही हमें आस्था है और सुप्रीम कोर्ट में ही विश्वास है, और वो ही अल्टीमेट इंटरप्रिटेशन के जो है अधिकारी हैं। जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से वहाँ डॉक्यूमेंट्री का वाकई ये राइट टू स्पीच और राइट ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जी ये हनन हो रहा है, नहीं हो रहा है, वैसे वो तो तय हो जाएगा। बिल्कुल। और जैसे कि आपने बताया कि मेरे ख्याल से सोसाइटी के, समाज के एटमॉस्फेयर को देखते हुए, कास्टिज्म को देखते हुए, पॉवर्टी को देखते हुए, इलिटरेसी को देखते हुए और इन सब को ध्यान में रखते हुए हमें आज की डेट में बिल्कुल। और शायद हमारे प्रजातंत्र की यही खूबसूरती भी है कि हम मुख्तलिफ विचार रखते हैं और अपने अपने विचार रखकर भी एक सही रास्ते पर चलते हैं और एक मान कर चलते हैं कि इस देश में संविधान का पालन होना चाहिए। लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे अधिकार जो हम जैसे लोगों को, इस देश के आम आदमी को कहीं न कहीं ज़्यादा पावरफुल करता है, शक्तिशाली करता है, उन अधिकारों पर ज़रा सी खरोंच आए तो चिंतित होना ज़रूरी हो जाता है। और ये जो आज की बहस में मैंने रखने की कोशिश की आप लोगों के सामने और अपने दर्शकों के सामने कि ये जो मुख्य बातें हैं, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या आरटीआई का मसला हो, ये दो ऐसे अधिकार हैं जो हमारे आम लोगों के दिल के करीब हैं और उन पर कोई भी अगर आँच आए तो चिंतित होना ज़रूरी है। हालांकि आप हमारे तमाम पैनलिस्टों ने, आप सबों ने जिस तरह से मेरे दर्शकों को ये पूरी बात समझाई है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं ये कह सकती हूँ कि नहीं निगाह में मंजिल तो जुस्तजू ही सही, नहीं विसाल मयस्सर तो आरजू ही सही। इस बात की आरजू ज़रूर रहेगी कि एक ऐसी स्थिति बने जहाँ पर ये जो चिंताएं हमारी हैं वो ख़त्म हो और सरकार जनता के पक्ष में सोचे, ठीक वैसे ही जैसे अदालतें जनता के विचार को, जनता के पक्ष को ऊपर रखती आई हैं। सरकार भी अपनी सियासत से ऊपर उठकर जनता के हितों की रक्षक अगर बन जाए और वाकई उसकी तरह से सोचे, केवल वोट की तरीके से नहीं सोचे, तो शायद हम ज़्यादा आदर्श स्थिति में पहुंच पाएंगे। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए इस कार्यक्रम में और इस तरह से अपनी बातें रखने के लिए और मेरे दर्शकों तक एक अच्छी जानकारी पहुंचाने के लिए। तो आज हमने कोशिश की आरटीआई एक्ट पर जिस तरह की तथाकथित रूप से बंदिशें लाने की कोशिश हो रही है, उसको समझने के लिए क्या वाकई ऐसा कुछ हो रहा है, उससे फ़र्क कितना पड़ेगा, और साथ ही जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात चलती है और जो अधिकार हमें मिला है उसको लेकर सरकार बीबीसी डॉक्यूमेंट्री के संदर्भ में जो कर रही है वो कहाँ तक जायज़ है या फिर अनुचित है, ये हमने समझने की कोशिश की। लेकिन ये हमें मानना होगा कि संविधान में जो भी अधिकार हमें दिए गए हैं, केवल संविधान को में दिए गए अधिकारों की दुहाई देकर हम अपने कर्तव्यों को नहीं भूल सकते। जैसा कि हमारे तमाम मेहमानों ने भी कहा और उनकी बातों की मूल आत्मा यही थी जो पहले भी कहा गया है कि संविधान तो एक किताब होती है, संविधान को पालन करने वाले किस तरह से उसका पालन करते हैं उसके आधार पर वो संविधान की इज्जत रहती है। हमें ये समझना होगा और आम जनता को भी, सरकारों को भी ये समझना होगा कि संविधान में जो मूल चीज़ें हैं उससे छेड़छाड़ किए बिना जनता के हितों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है। जनता को भी समझना होगा कि जो उसे अधिकार मिला है उस अधिकार का दुरुपयोग न करना भी उसका कर्तव्य है, और तभी शायद एक संतुलन बनाया जा सकेगा और तब सरकार पर दबाव पड़ सकती है कि वो जनता के विरुद्ध कोई काम ऐसा न करे जिससे उसको तो लाभ हो रहा हो, जनता के अधिकारों का शमन हो रहा हो। हम ये उम्मीद करेंगे कि हम 140 करोड़ भारतवासी जागरूक होंगे और संविधान में दिए गए अपने अधिकारों को लेकर तो चिंतित होंगे ही, अपने कर्तव्यों को लेकर ज़्यादा हम जागरूक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसी उम्मीद में आज इतना ही। नमस्कार।